नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिंह, आप सभी का एजुकेटर। तो बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रहा है। एक्चुअली जो पॉलिटिकल टूर जो है मैं तो हर वीकेंड को लेके आऊँगा, ऐसा मैंने आप सभी से वादा किया था, लेकिन आई वॉज बिज़ी इन सम अदर वर्क्स, सो इसलिए समय दे नहीं पाया और जुलाई को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नाराज़ मत होइएगा। ठीक है, अच्छा। तो मेरा पिछले महीने जून के महीने में 2 हुआ था। ठीक है, जो पॉलिटिकल टूर आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अभी ये जो है ये मतलब 2 हफ्तों का मैंने एक साथ किया। देयर इज़ 15th to 30th जून। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल इवेंट्स जो है वो मतलब उसको मैंने एक कंपैरिजन के तौर पे मैंने लिया है। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, तो चलिए जो हुआ उसी को लेके ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एंड दैट इज़ MOD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कमीशंस फर्स्ट बैच ऑफ 17 NDA women cadets as officers in Indian Armed Forces. ठीक है, they were recruited in the year 2022 as cadets into the NDA National Defense Academy. ठीक है, लेडी कैडेट्स को लिया गया था, लगभग 17 वोमेन कैडेट्स। ठीक है, एक्चुअली 17 से भी ज़्यादा लिया गया था, लेकिन कईयों ने छोड़ दिया बीच में से, ऐसा कुछ मतलब अनऑफिशियल सोर्स से मतलब जानने को आया, लेकिन उसको मतलब मेरे पास एविडेंस नहीं है, तो मैं ठोस मतलब सबूत के साथ नहीं कह सकता। ठीक है, तो 17 मान के चलते हैं। 17 women cadets trained at the National Defense Academy into the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force IF after completing pre-commissioned training at their respective service academies, marking a historic milestone in gender inclusion in the Indian Defense Forces. देखिए, वुमेन ऑफिसर्स तो पहले से ही थे। ठीक है, आर्म फोर्स में, इंडियन आर्मी में आई थिंक 1992 से लगभग 92-93 के मतलब करीब से मतलब शुरू हुआ। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे SSC। दे वर ट्रेन एट दी OTA में ट्रेन होते हैं, OTA चेन्नई, नॉट एट दी OTA गया, OTA चेन्नई में ट्रेनिंग होते हैं। 90s से शुरू हुआ था उनका फर्स्ट बैच। ठीक है, उस तरह से एयरफोर्स अकेडमी में शुरू हुआ, AFA में आपका वही 90s से शुरू हुआ था, और IN इंडियन नेवल अकेडमी उसके बाद शुरू हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी के बाद शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन सबके सब क्या थे, आपके शॉर्ट सर्विस का कमीशन में थे। SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन, किसी भी परमानेंट कमीशन मतलब डायरेक्ट परमानेंट कमीशन नहीं मिला अभी तक किसी को। तो ये फर्स्ट बैच है जो कि मतलब जिन्हें स्टार्टिंग शुरुआत से परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। ठीक है, एंड दे ऑल ऑफ दे वर ट्रेन्ड एट दी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस अकेडमी। ठीक है, NDA में। सो NDA से ट्रेन करने के बाद जो एयरफोर्स कैडेट होते हैं वो तो AFA में जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी वुमेन कैडेट्स मतलब ट्रेन होते हैं पहले से, लगभग 2 दशक हो गए। INA में भी जाएंगे जो नेवल कैडेट्स है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी वुमेन कैडेट्स है, लेकिन IMA में वुमेन कैडेट्स नहीं थे, लेडी कैडेट्स नहीं थे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बैच टू ट्रेन द लेडी कैडेट्स। ठीक है, टू ट्रेन एंड मेक देम प्रिपेयर फॉर एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन। सो इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का इतिहास है, लगभग 130 नहीं मतलब 120 कुछ ऐसा था। तो आई थिंक 1932, हाँ, तो 100 साल का इतिहास है। इसमें अभी तक सिर्फ मेल कैडेट्स ट्रेंड हुए हैं, तो इनमें दिस इज़ द फर्स्ट बैच टू बी ट्रेन एट द इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड कमीशन एज दी परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स। ठीक है, लेकिन एक और रोचक चीज़ है, ये जो NDA का जो बैच है, इनसे पहले एक लेडी कैडेट ने ट्रेनिंग किया था IMA से। ठीक है, बट शी वॉज ए TA गाय। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी वाले हैं, शी इज टी ऑफिसर। ठीक है, तो उनका TA का तो परमानेंट कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनको मतलब कंसिडर नहीं किया जाए। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट अगर ये बोला जाए कि दिस लेडी कैडेट्स आर द फर्स्ट लेडी कैडेट्स टू बी ट्रेन इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, देन इट विल बी रॉन्ग। बट येस, हम ये कह सकते हैं कि दिस लेडी कैडेट्स आर द फर्स्ट लेडी कैडेट्स टू पास आउट फ्रॉम द IMA एज परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स। ये कहना सही रहेगा। ठीक है, तो मैं इतना डिटेल से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ये सब करंट अफेयर सेक्शन जो है ये ज़्यादातर डिफेंस एस्पिरेंट्स सुनते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें एकदम इंच बाय इंच जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि SSB में ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट, मेरा कोई भाई बंधु इन सब चीज़ों में जाके अटक जाए। ठीक है, ओके। द सेकेंड वन, अरे क्या हो गया, हाँ, द सेकेंड वन 2026 Global Peace Index, Iceland retains top spot, India drops to 127th.
ठीक है, पहले इंडिया का रैंक आई थिंक 117 कुछ ऐसा था, 117 वन, मतलब इससे बेहतर था। ठीक है, इट वॉज बेटर देन दिस। हाँ, लगभग 115, 115 था हमारा पोजीशन, उससे घट के अभी 127 पोजीशन पे हम लोग उतर आए। ये हाल है हमारा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है, पता नहीं इस पर कब हम लोग मतलब प्रॉपरली काम करना शुरू करेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। वी शुडंट कंपेयर आवरसेल्व्स विद द आइसलैंड पीपल, कंट्रीज लाइक आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे एंड अदर स्कैंडिनेवियन एंड अदर स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि उनका जो मोडस ऑपरेंडी जो है, उनका जो सोसाइटी है हमसे काफ़ी अलग है। ठीक है, उनका जो देश है, उनका चैलेंजेस हमसे काफ़ी कम है। ठीक है, तो उनसे हम हमारा तुलना करना सही नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस बात का तुर्रा ये नहीं निकल सकता कि हम लोग दिन ब दिन हमारा पायदान नीचे उतरते जाएं। ठीक है, अभी अगर पिछले साल अगर हमारा रैंकिंग 115 था, 115वां रैंक था, तो इस साल हमारा बेहतर होना चाहिए, एटलीस्ट 5 पायदान तो ऊपर जाना चाहिए। हर साल अगर हम 5 पायदान करके इम्प्रूव करते जाएँ तो इन नियर फ्यूचर, ठीक है, हम लोग एक बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन जिनके पास दायित्व ओहदा है, जो ओहदे में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो तो कुछ करते नहीं हैं। ठीक है, तो हमें बस जान के रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम में से कोई जब पावर में जाएगा, जब उस ओहदे पे पहुंचेगा, तब जाके जितना हो सके हम लोग करेंगे अपने। ठीक है, ओके। थर्ड वन, गवर्नमेंट अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम 30th June 2026। यस, सो नाउ ही हैज़ बिकम द आर्मी चीफ। सो उनसे पहले थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो जनरल धीरज सेठ इज अ सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर। हिज फादर वाज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर, आई थिंक हिज फादर वाज मेजर जनरल। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट हिज फादर सर्व्ड एज ए गवर्नर। ओके, गवर्नर ऑफ 2 to 3 स्टेट्स। ठीक है, मतलब सब्सिक्वेंटली एक के बाद एक साथ 2 3 स्टेट नहीं। एंड हिज यंगर ब्रदर इज सर्विंग नेवल ऑफिसर, आई थिंक रियर एडमिरल है उनका पोजिशन। ठीक है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सो टोटली फौजी फैमिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल धीरज सेठ वो कौन से मतलब उनका आर्म कौन सा है, उनका नाम है आर्मर्ड कोर। ठीक है, पार्डन माई हैंड राइटिंग। सो ही इज़ फ्रॉम आर्मर्ड कोर। अभी तक जितने भी इंडियन आर्मी के चीफ्स हैं, ठीक है, इन पिछले 20-22 साल में, तो ज़्यादातर ऑफिसर्स थे इन्फेंट्री से थे, एक आध आर्टिलरी से थे, लाइक जनरल दीपक कपूर। जनरल दीपक कपूर वाज फ्रॉम आर्टिलरी। ठीक है, अदर देन हिम रेस्ट वेयर फ्रॉम इन्फेंट्री। ठीक है, लेकिन जनरल धीरज सेठ इज़ फ्रॉम आर्मर्ड कोर। और उनसे पहले अगर आर्मर्ड कोर के कोई अगर चीफ थे तो इट वाज जनरल शंकर रॉय चौधरी। जस्ट बिफोर जनरल बिपिन मलिक, जनरल शंकर रॉय चौधरी वाज आर्मी चीफ एंड ही वाज फ्रॉम आर्मर्ड कोर। ठीक है, तो आर्मर्ड कोर से चीफ बहुत कम बने हैं। ठीक है, और भी है, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। यस, वन वाज जनरल जडेजा, राजेंद्र सिंह जी जडेजा, उसका कुछ नाम था, और टाइटल जडेजा था। सो ही वॉज फ्रॉम आर्मर्ड कोर। ठीक है, so Lieutenant General Dheeraj said is from Armored Corps, and after around 7 or 28 years हमें कोई ऐसा चीफ आर्मी चीफ मिला है जो कि आर्मर्ड कोर से। ठीक है, ओके। द फोर्थ वन, 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस। ये देखिए, अभी ईरान, इसराइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, या ट्राईपॉड मिलके जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, सीज़ फायर बोलते हैं, लेकिन सीज़ फायर तो हो नहीं रहा है। ठीक है, पता नहीं ये किस रास्ते पे जा रहा है। तो यहाँ से एक और चीज़ उभर के निकल गया है कि इंडियन पेट्रोनेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर दिशा, नाम याद रखिएगा, टैंकर दिशा क्रॉसेस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द ओनली नोन शिप टू पास सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ दिस पीस डील। पीस डील होने के बाद अगर कोई टैंकर है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर क्रॉस किया, देन इट इज़ टैंकर दिशा। ठीक है, जो कि इंडियन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में सब पूछ सकते हैं टैंकर दिशा के बारे में। ठीक है, ये लोग टैंकर दिशा का नाम देके बोलें कि ये क्या है, मतलब सुर्खियों में क्यों था हाल फिलहाल में, ये सवाल पूछ सकते हैं। या फिर घुमा के रिवर्स करके पूछेंगे कि हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा शिप है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया आफ्टर दिस अनाउंसमेंट ऑफ पीस डील। ठीक है, तो उसका आंसर है टैंकर दिशा। ठीक है, ओके। अभी देखिए, यहाँ पे इसराइल को मतलब युद्ध लड़ने का बहुत ही शौक चला है। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, उसका सिक्योरिटी डायनामिक्स काफ़ी अलग है, दुनिया के कोई भी देश ले लीजिए, उससे काफ़ी अलग है।
ठीक है, दुनिया में आप कोई भी देश देख लीजिए, उसका आस पड़ोस में जितनी कंट्रीज़ है ना, उसका तो अगर सब हर कोई, ज़रूरी नहीं कि हर कोई मतलब उसका हॉस्टाइल हो या फिर हर कोई उसका फ्रेंडली हो। एक 60-40, 50-50, 70-30 रेशियो होता है। लेकिन इसराइल का आस पड़ोस में कोई भी उसका मतलब फ्रेंडली नेबर नहीं है, सबके सब उसके एनिमी बैठे हुए हैं और किसी के साथ भी उसका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई अगर फट से इसराइल को क्रिटिसाइज़ करे कि तुम लोग वॉर मॉन्गर हो, हमेशा युद्ध पे मतलब जंग लड़ने के लिए उतावले रहते हो, देन मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। ठीक है। 2026 लेबनान वॉर, इजरायली इन्वेजन ऑफ सीरिया एंड गाज़ा। ठीक है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल काट्ज said that Israel will not withdraw its troops from Lebanon, Syria और the Gaza strips। यहाँ से इसराइल अपने ट्रूप्स को मतलब विड्रॉ नहीं करेगा। क्यों विड्रॉ नहीं करेगा उसको ऊपर मतलब प्रॉपर अभी तक मतलब ठोस कोई मतलब जानकारी नहीं आया है। ठीक है, लेकिन एक काइंड ऑफ मिसट्रस्ट है आपस में, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। और अगर आप इसराइल को देखें तो एक्चुअली अक्टूबर 2023 में जो हादसा हुआ था उसके बाद से इसराइल काफ़ी मतलब वैसे तो उसका मतलब हमेशा एक मतलब एग्रेसिव पोस्चर रहा है, हमेशा वो ऑफेंसिव तौर पे रहा है, लेकिन 2023 के बाद से वो और भी ऑफेंसिव और भी एग्रेसिव हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा उसको गलत कहना ये भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हमें बस एग्ज़ाम के लिए इतना जानना चाहिए कि इसराइल मतलब विड्रॉ नहीं करेगा। कहाँ से? लेबनान से, सीरिया से वो विड्रॉ करने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा 6th वन, ये एक हादसा हुआ है। यूएस स्टेट्स एयरफोर्स बोइंग B-52 क्रैश। काफ़ी मतलब बोइंग कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना है, कितना मतलब उसका पॉपुलैरिटी है। B-52 Stratofortress crashes shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, कैरन काउंटी, कैलिफोर्निया। मतलब यूएस में ही उसका मतलब क्रैश हुआ है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है टेक्निकल फेलियर हुआ है। जिस तरह से हम लोग पिछले महीने हमारे जोरहाट एयरबेस में हमारे AN-32 विमान का जो क्रैश हुआ था लैंडिंग के वक्त, कुछ ऐसा ही आप मान सकते हैं। ठीक है, मैंने देखा कि हाल फिलहाल में मतलब मीडिया में ट्रोल किया जा रहा था यूएस एयरफोर्स को। देखिए, ऐसा कहना या करना सही नहीं है। जो सचमुच में जो फौजी है वो समझता है कि ये कितना दुखदाई होता है और ये कितना अनफॉर्चुनेट होता है। ठीक है, ये मतलब सब कुछ हमारे हाथों नहीं होता, कुछ दे सर्टेन कॉल्ड लक। ठीक है, किस्मत नाम का एक चीज़ होता है जो कब कहाँ पलट जाए, किसके फेवर में चला जाए, किसके अगेंस्ट में चला जाए, नोबडी नोस। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को लेके उसको मतलब उसका मजाक उड़ाना या फिर उसका ट्रोल करना, ये मतलब इट्स नॉट इट्स नॉट जस्टिफाइबल, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आप सभी को याद होगा पिछले साल दुबई में जब एक एयर शो के दौरान हमारे एयरफोर्स पायलट स्क्वाड विंग कमांडर नमाज सयाल जी का क्रैश हो गया तेजस। ठीक है, उसके बाद रशियन फाइटर ने मतलब रशियन एयरफोर्स ने एक ट्रिब्यूट दिया था। ठीक है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट ने, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने भी एक ट्वीट किया था कि कैसा कैसा होता है ऐसा हादसा, हाउ इट फील्स। ठीक है, तो रशिया के साथ तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप है तो मान सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो अच्छा रिलेशनशिप नहीं, बट येट दे एक्नोलेज्ड। ठीक है, बट येट उनकी तरफ से एक मतलब एक संदेश आया। ठीक है, विच वॉज वेरी मच मतलब सिविलाइज्ड नेचर। ठीक है, अगर आप एक पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर कोई सिविलाइज्ड अगर एक वार्ता दे सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना वो सही नहीं रहेगा। यूथ के ऊपर आप कीजिए, यू आर इनकॉम्पिटेंट कि तुम्हारे 8 से 9 फाइटर ठोक दिए ईरानियों ने, तुम लोग गिर गए, कुछ नहीं कर पाए, दैट्स सेपरेट थिंग। बट इन सब चीज़ों के ऊपर जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होते हैं इन सब के ऊपर मतलब कटाक्ष करना, ऐसा बात करना, इट्स शोभा नहीं देता, इट्स एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइबल। ओके, कमिंग टू पॉइंट 7, the 57th G7 summit is held at Evian-les-Bains in Haute Savoie, फ्रांस में। काफ़ी कठिन नाम है, फ्रांस कहने से ही काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, एवियन बिकम्स द फर्स्ट एरिया टू होस्ट ए G7 और G8 समिट ट्वाइस। अच्छा, इससे पहले उसने कब किया था? लगभग गल्फ वॉर 1 या 2 के दौरान उसने किया था, एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन गल्फ वॉर के दौरान उसने पहले किया था। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार इमानुएल मैक्रोन ने जो नॉन मतलब G7 कंट्रीज़ जो है उनको भी मतलब इन्वाइट किया है।
ठीक है। तो नॉन G7 कंट्रीज़ कौन से यहाँ पे? सबसे पहले आते हैं हम, अरे मेरा कर्सर कहाँ गुम हो गया, ओके ओके हियर इट इज़। सबसे पहले आता है इंडिया, देन रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है। देन आता है आपका फुटबॉलिंग कंट्री ब्राज़ील, देन आता है आपका केनिया, देन आता है आपका इजिप्ट। 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज़ को मतलब these 5 countries आर नॉन G7 कंट्रीज एंड दे वर इन्वाइटेड बाय फ्रांस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सवाल निकल के आ रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इस बार का जो थीम क्या था? इस बार का थीम था वर्किंग टुगेदर फॉर बैलेंस्ड ड्यूरेबल एंड रेजिलियंट ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पे मेन मतलब G7 में जब मीटिंग होता है, डिस्कशन जो होता है इस पर मतलब इनका मुद्दा क्या होता है, मेन मतलब पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, किस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं? एक्चुअली किस टॉपिक नहीं, किस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं? सबसे पहला था क्राइसिस इन वेस्ट एशिया क्राइसिस। वो लोग मिडिल ईस्ट बोलेंगे, लेकिन हम लोग के लिए वेस्ट एशिया ही सही है, ठीक है। अगर आप मैप को अगर देखें पीछे अगर, तो हमारे एशिया के मतलब इंडिया के वेस्टर्न साइड में है ये, मतलब सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट, सो वी बेटर कॉल इट वेस्ट एशिया। सो क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, देन क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन हुआ। बाद में रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। ये 3 मुद्दे हैं इन सबके ऊपर। अच्छा, और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, यानी कि अभी जो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रहा है, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो दिन ब दिन घटता जा रहा है मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ का, इन सब के ऊपर ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं जिनके ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया था, ठीक है। एक बार मैं रब कर लेता हूँ। अरे यार मुझे मेरा कर्सर नहीं मिलता, कहाँ गुम हो जाता है। ओके 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 हियर इट इज़। ओके, कमिंग टू द 8th वन, यूरोपियन यूनियन टाइटन्स सैंक्शंस ऑन रशिया। देखिए वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और रशिया बस यूक्रेन को ठोकते जा रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि रशिया यूक्रेन जो वॉर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पुतिन साहब को रशिया यूक्रेन वॉर को मतलब लॉन्गेस्ट वॉर इन मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब बनाने का ख्वाब चला है, ठीक है। बाय द वे लॉन्गेस्ट वॉर इन मॉडर्न वर्ल्ड कौन सा है? मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 देखा जाए तो ईरान इराक वॉर इज़ लॉन्गेस्ट। इट लास्टेड फॉर 8 ईयर्स। कुछ लोग 9 ईयर्स भी कहते हैं, लेकिन मिनिमम 8 ईयर्स लेके चलते, 1980 से लेकर 88 तक, पूरा एकदम 8 साल तक चला, ठीक है। सो ईरान वो मुल्क है जो 8 साल तक लड़ने वाला मुल्क है, तो उसका आप कल्चर या ट्रेडिशन देख सकते हैं कि वो कितना सह सकता है। तो ऐसे कंट्री के ऊपर अगर यूएस अगर चढ़ भी जाए ना, तो उसको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द रशिया यूक्रेन टॉपिक, the European Union Foreign Affairs Council imposed a new package of sanctions targeting Russian defense industry, energy revenues, propaganda networks, and individuals accused of destabilizing Moldova. मोल्डोवा एक सोवियत रिपब्लिक है, तो उसके ऊपर एक्शंस लिया गया ये सब चीज़ों को लेके, ठीक है। सो ऑल इन ऑल यूरोपियन यूनियन इज़ हेल बेंट अगेंस्ट रशिया टू स्टॉप द वॉर, ठीक है। अब देखिए पुतिन वो भी मतलब कमर कस के लग चुका है युद्ध में, ठीक है। जो देश 4 साल से एक युद्ध कर रहा है उसमें वो एजिलिटी आ चुका है, उसमें वो मतलब रेजिलियंस आ चुका है कि वो किसी और का बात नहीं सुनेगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए वो जंग लड़ेगा, ठीक है। तो एक थोड़ा सरफिरे किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो आप इनको कुछ भी कीजिए रोक नहीं पाएंगे, जब तक मिलिटरीली आप इंटरवीन नहीं करते तब तक आप उसको रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू लास्ट स्लाइड, द यूरोप्स एक्सट्रीम हीट वेव। देखिए ये एक जियोपॉलिटिकल टॉपिक तो है नहीं, लेकिन तब भी मैं इसको ले रहा हूँ बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज। दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जब मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से आग उबल रहा था, हीट वेव्स के ऊपर हीट वेव्स, बाद में लैंडस्लाइड, बाद में क्लाउड बर्स्ट हो रहा था, तब वर्ल्ड मीडिया ने इतना कोई भाव नहीं दिया हमारे ऊपर, ठीक है। वर्ल्ड मीडिया ने कोई मतलब कुछ पलट के भी नहीं देखा,
ठीक है, वर्ल्ड मीडिया में पलट के भी नहीं देखा जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्लाइमेट कैटास्ट्रोफ हो रहा था, लेकिन उनके वहाँ पे थोड़ा सा हीट टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, लोग सनबाथ नहीं कर पा रहे, लोग थोड़ा बाहर नहीं निकल पा रहे, इसके ऊपर से क्या हो गया, पूरा दुनिया मतलब टूट पड़ा है, वर्ल्ड मीडिया टूट पड़ा है उसके ऊपर, ठीक है। इस मौके पर मुझे एस जयशंकर जी का एक कहावत याद आ रहा है, यस, यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंड सेट, ठीक है, उनको इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। उनका प्रॉब्लम जो यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, यूरोप्स प्रॉब्लम आर यूरोप्स प्रॉब्लम, बट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। सो दुनिया को खा के जला के खाक बना के शांति तो नहीं मिला, चैन सुकून नहीं मिला, अब कुछ और करने को उनको मतलब आतुर है, ठीक है। ये मतलब एक देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, उनका जो गवर्नेंस जो है, आई एग्री इट इज़ मच बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज़, बट उनका एक हिपोक्रेसी आप देखिए, उन यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज़ है उनमें जितने भी बिलियनियर्स जो है उनके पास चार्टर्ड प्लेन है, उनके पास मतलब प्राइवेट जेट है उनके पास। ये प्राइवेट जेट है, इसके ऊपर उन लोग पाबंदी नहीं लगा रहे, क्योंकि एक प्राइवेट जेट कितना कार्बन एमिशन करता है ये तो आप सभी को पता है। बजाय इनके ऊपर आप वो लोग सैंक्शंस लगाए, उनको ऊपर रोक लगाए, वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन पीपल को एसी खरीदने नहीं दे रहे। ये क्या हिपोक्रेसी है। आप नॉनवेज को बंद कीजिए, ठीक है, नॉनवेज भी अगर चलाना चाहते हैं तो आप ये बीफ है, पॉर्क है, मटन है, सबको बंद कीजिए। आप सभी को पता होगा कि ये जो नॉनवेज जो है मतलब ये मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन से कितना इसका मतलब कनेक्शन है। आप इन सबको ऊपर पाबंदी लगाइए, वीगनिज्म में भी, या फिर एटलीस्ट वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कीजिए आप लोग वहाँ पे। आप लोग वो सब नहीं कर रहे और लगे सिर्फ एसी बंद करने के लिए कॉमन पीपल को आप लोग हैरेस कर रहे हैं, साफ सीधी बात है। और ये चले दुनिया को ज्ञान पेलने, ठीक है, तो वही होता है। अब ये इनकी बारी है, लेट देम फेस देयर ओन कर्मा, ठीक है। अच्छा, 10th पॉइंट, बांग्लादेश फंड पॉलिसी रिसेट, प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान विजिटेड मलेशिया बिफोर चाइना। चाइना के साथ उनका पहले से ही कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा, और मलेशिया के साथ ऐसा क्यों है, मलेशिया के साथ इसलिए है कि थोड़ा एक यहाँ पे एक इस्लामिक नेक्सस आता है, इस्लामिक एक एंगल आता है, ठीक है। और उनके एक मिनिस्टर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है आजकल के, पता नहीं क्या सिर्फ भूल रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बांग्लादेश का जो फंड पॉलिसी जो है वो इंडोसेंट्रिक नहीं होगा, इट विल नॉट बी इंडोसेंट्रिक। अच्छा, एक बात आपसे मैं साझा करता हूँ। एक एमिनेंट मिलिट्री हिस्टोरियन है अभी, ठीक है, हिज नेम इज़ मिस्टर शिव कुणाल वर्मा, ठीक है। आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, मिलेंगे उनके बहुत बड़े बड़े किताब है, खासतौर पे इंडो चाइना वॉर के ऊपर जो उनका जो किताब है 1962 द वॉर दैट वाज, बहुत ही बढ़िया किताब है, ठीक है। एनीवेज, तो शिव कुणाल वर्मा जी इज़ ए मिलिट्री हिस्टोरियन और इंडियन आर्म फोर्सेस का उनका काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। तो 2003 या 4 के करीब उनके एक जान पहचान के एक ऑफिसर, बांग्लादेश में जो स्टाफ कॉलेज जो है, हर देश में उनका आर्म फोर्सेस का एक स्टाफ कॉलेज होता है, जैसे कि हम लोग का डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज होता है, बांग्लादेश का कमांड एंड सर्विस स्टाफ कॉलेज कुछ ऐसा था, मतलब कमांड कुछ ऐसा था, हमसे थोड़ा अलग है उनका नाम। एनीवेज, तो वहाँ पे हमारे एयरफोर्स का ऑफिसर, आई थिंक स्क्वाड लीडर या फिर विंग कमांडर रैंक के होंगे, वहाँ पे गए कोर्स करने के लिए, ठीक है। कोर्स करने के बाद 1 साल का था कोर्स, ख़त्म करने के बाद वहाँ पे एक फेयरवेल स्पीच था, उस फेयरवेल स्पीच दे रहे थे। और जब फेयरवेल स्पीच वो इंडियन आर्मी ऑफिसर, वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जब वो फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, उस वक्त शिव कुणाल वर्मा जी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कोट किया उनको, उन्होंने बोला कि मैं 1 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 1 साल तक यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने 3 किस्म के ऑफिसर्स देखे बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के, 1 प्रो चाइनीज़, अदर प्रो पाकिस्तानीज़, जो कि मतलब काफ़ी मतलब रिजनेबल अमाउंट में है, ठीक है, और एक है बहुत ही कम अमाउंट पे जिस प्रो इंडियन, ठीक है। तो प्रो चाइनीज़ भी है, प्रो पाकिस्तानीज़ भी है, प्रो इंडियन ऑफिसर्स भी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हैरत की बात देखिए कि यहाँ पे एक भी प्रो बांग्लादेशी ऑफिसर्स नहीं है, माने जो बांग्लादेश के जो आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स जो है वो खुद बांग्लादेश सेंट्रिक नहीं सोचते, वो सिर्फ बाहर के देशों को सेंट्रिक होकर सोचते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उनका मतलब विजन कितना नैरो है, कितना शैलो है। और यहाँ से मतलब समझ सकते हैं कि अब छोड़िए ना ये मतलब इंडोसेंट्रिक अप्रोच, बांग्लादेश इंडोसेंट्रिक अप्रोच या चाइनीज सेंट्रिक अप्रोच, वो सब छोड़ दीजिए। आप इंडोसेंट्रिक अप्रोच तो इंडियंस बात करेंगे ना, बांग्लादेश की क्यों बात करेंगे। वाई शुड यू डिवाइज योर फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इंडिया, यू शुड हैव योर ओन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है।
you should devise your fund policy, your defense policy, your economic policy. All sorts of policy should be based on your core concern. आपका core concern क्या है? आपका अस्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है ना. It depends on your own interests. ठीक है, चाइना सेंट्रिक को क्यों करेंगे आप? पाकिस्तान सेंट्रिक को क्यों करेंगे? तो ये है इनका हाल. ठीक है, तो मतलब अगर सचमुच में अगर देखा जाए, अगर मतलब टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब हाँ, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज इंटेंजिबल एस्पेक्ट से देखा जाए, इंटेंजिबल एस्पेक्ट से देखा जाए तो इनका हालत कुछ खास अच्छा नहीं है. ठीक है, मौजूदा हालत उससे सही नहीं है. नो डाउट इट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट देयर डेमोक्रेटिक इथोस एंड वैल्यूज आर इंडीड कॉम्प्रोमाइज्ड. ठीक है, ओके, काफ़ी हो गया बांग्लादेश को लेके. द लास्ट वन, ताइवान डिप्लोमेटिक आउटरीच. Taiwan intensified diplomatic engagement with its remaining partners, particularly in Africa. अभी देखिए, आपका ये जो ताइवान कहाँ गया? हाँ, ताइवान और चाइना के बीच में हमेशा एक कंपटीशन चलता है. ठीक है, डिप्लोमेटिक आउटरीच का. चाइना केन्या तक पहुँच गया था. ठीक है, केन्या तक उनका डिप्लोमेटिक आउटरीच है. ये देख के ताइवान सक पका गया. उसको लगा कि नहीं, चाइना अगर पहुँच गया तो मुझे भी पहुँचना चाहिए, मुझे भी वहाँ तक होना चाहिए, मुझे भी अपना मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, ऑफिशियली ना हो तो एटलीस्ट अनऑफिशियल तो होना चाहिए. जैसे कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक थ्रू डिप्लोमेसी, वो सब जो होता है वो सब एटलीस्ट करना चाहिए. तो फॉर्मल इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक रीच जो है आपका ताइवान का अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, तो उसमें से एक है सोमालीलैंड. ठीक है, सोमालीलैंड के साथ है, बाद में साउथ अफ्रीका के साथ है, बाद में नाइजीरिया के साथ है. ठीक है, ये देख के चाइना सक पका गया. तो चाइना ने केन्या के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया. वो देख के ताइवान को भी मतलब खुजली हुआ, और ताइवान में भी चल, मतलब काइंड ऑफ दोनों के बीच में एक रेस चल रहा है. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट. ठीक है, यही मतलब पिछले महीने में जितने भी मतलब ग्लोबल इवेंट्स हुए उनको मैंने एक कंपाइल किया, तो यही 11 मुद्दे मेरे सामने आए. ठीक है, जिनको ऊपर दोज व्हिच आर वर्थ डिस्कसिंग. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और मैं आपसे जो वादा करता हूँ कि हर वीकेंड को मैं ये मतलब सीरीज़ मतलब चलाते रहूँगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में मैं रुक जाऊँगा. हर वीकेंड को मैं ज़रूर लेके आऊँगा. ठीक है, इस महीने के 7 को भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी. ये मेरा आप सभी से वादा है. और बाकी आप सभी को कैसा लगा आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और आप लोग कमेंट नहीं करते, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, कमेंट करने से मुझे थोड़ा हौसला मिलता है. ओके, और क्या, बाकी सब आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए. मैं सबसे ना साइनिंग ऑफ. जय हिंद.